कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनी सिंह और हम जुड़े हैं GVF स्कूल एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत और हम पढ़ेंगे आज आपके कक्षा 6 का हिंदी का पहला अध्याय जिसके शीर्षक का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि यानी कि हमारा जन्मभूमि, जहाँ हमारा जन्म हुआ हो। ये हम अपनी जन्मभूमि के बारे में, मातृभूमि के बारे में, हमारी जो युद्ध भूमि है जहाँ हम संघर्ष करते हैं, यही न धरती माता है हमारी जन्मभूमि, जिन पर हम संघर्ष कर रहे हैं, जिनसे हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, जहाँ हम जी रहे हैं, रह रहे हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक कविता है, मातृभूमि आपका पहला अध्याय है। इसके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। मातृभूमि शीर्षक ये जो कविता है, इसके लेखक कौन हैं? सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। इन्होंने अपनी इस कविता में अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भावना, अपने देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्यार को इसमें दर्शाया है। सोहन लाल द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 1906 में हुआ था और उनका निधन 1988 ईस्वी में हुआ था। और आपको पता है कि इसी के बीच में हमारे देश की आज़ादी की, भारत माता के को आज़ाद करने की क्या जंग चल रही थी। 1906 से 1988 की जीवन है इनकी। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था और उससे बहुत पहले से आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। तो वो सारे दौर को ये सोहन लाल द्विवेदी जी जो हैं वो देख रहे थे, उन्होंने सबको महसूस किया था, है ना। तो इसीलिए इनके मन में जो भावना आई थी, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था इनका, उस पर ये एक कविता लिखे हैं जिसका नाम क्या है? मातृभूमि। इस कविता में सिर्फ देश के प्रति राष्ट्रीय भावना को ही नहीं, बल्कि इन्होंने इस कविता में अपने देश की सुंदरता, अपने देश की प्रकृति, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किए हैं ये। ठीक है, तो अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 22 फरवरी 1906 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था, लेखक कौन है? सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी इस कविता के लेखक हैं, जिनका जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में और निधन इनका हुआ था कब? 1 मार्च 1988 ईस्वी में। ठीक है, 1988 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ठीक है, सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में आप ये बात नोट कर लीजिएगा। अब हम अपनी इस कविता के पहली पंक्ति को समझते हैं। हमारा पहला पंक्ति है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि ऊंचा, जो हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है ना, तो वो जो ऊंचा खड़ा हिमालय है जो आकाश को चूमता है, तो हिमालय का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो आकाश को चूम रहा है और वो हमारे भारत को उत्तर दिशा से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इसमें पर्वत और नदी के बारे में वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है? हम लिखेंगे कि हमारी पहली पंक्ति में नदियों और पर्वतों के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर्वत जो है वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं और नदियाँ जो है वो क्या है? नदियों को कहा जाता है जीवन है हमारे देश का। नदियों से हमें जल प्राप्त होता है और आप सुने होंगे, जानते हैं आप कि जल ही जीवन होता है। तो यहाँ और साथ ही नदियों से एक बहुत ही अच्छा सुख अनुभव होता है, सुंदरता प्राप्त देखने को मिलता है हमें। जैसे देखिए, आप कभी बहुत ज़्यादा चिंतित हो और आप खुले आसमान के नीचे जा कर के नदी के किनारे बैठिएगा, तो जो नदियों के जल का जो आवाज़ आता है उसको सुन करके आपको इतना सुख अनुभव होगा जो आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पहली पंक्ति में वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी पंक्ति को। हमारा दूसरी पंक्ति में भी
क्या नदियों के बारे में वर्णन किया गया है कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत ही एकमात्र देश है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तीनों नदियां एक साथ हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये छटा सिर्फ भारत में निखरती है, ये सौंदर्य सिर्फ भारत में है, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं है। ठीक है, ये जो जगमग छटा लहर रही है, पग पग छहर रही है, जो ये जल की धारा है, वो भारत के अलावा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगला पंक्ति है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि ये जो भारत है यही हमारी पुण्य की भूमि है, यही हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, यही हमें यहाँ यही हमारा जन्म हुआ है, यही हमारी स्वर्ण भूमि है, सोने की जैसी सुंदरता प्राप्त यही हमारी भूमि है। यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, ये मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी मातृभूमि है। अगली पंक्ति है, झरने अनेक झरते जिसके पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों। इस पंक्ति के माध्यम से हमारे प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे झरने झरते हैं जो बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं, जिसकी पहाड़ियों से झरने गिरते हैं, चिड़िया चहकती है मस्त झाड़ियों में। यहाँ झाड़ियों में सुबह सुबह चिड़िया चहकती है, शाम में चहकती है जब भी, तो यहाँ चिड़िया चहकती है। ये सुंदरता सिर्फ हमारे भारत में ही देखने को मिलता है। अगली पंक्ति बहुत ही सुंदर है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। यहाँ अमराइयाँ का अर्थ होता है आम का बगीचा। ठीक है, क्या होता है? आम का बगीचा। हमारे भारत में आम का बगीचा बहुत है और बहुत घनी घनी आम के बगीचे हैं। कोयल पुकारती है, यहाँ कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। यहाँ जो हवा की धाराएं हैं, सिंधु नदी, कोई भी नदी की धाराएं हैं, वो हमारे तन को मन को संवारती है, मतलब सुख पहुँचाती है, खुशी पहुँचाती है। ठीक है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये सिर्फ हमारे क्या बोलते हैं धर्म भूमि में ही है, ये सिर्फ हमारे कर्म भूमि में है, ये हमारे जन्म भूमि में है और यही हमारी मातृभूमि है। हम जिस चीज़ का तब से वर्णन कर रहे हैं, सुंदरता का, पर्वतों का, नदियों का, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी मातृभूमि है, यही हमारी धर्म भूमि और कर्म भूमि है। समझ में आ रहा है? अगला पंक्ति है, जन्मे यहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जन्मे श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। ये वही धरती है जहाँ पुराणों में रचित भगवान श्री राम की कहानियाँ जो रची गई है, वो श्री राम का जन्म यही भारत की धरती पर हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, यही वो धरती है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, महापुराणों में वर्णित जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, वो इसी भारत की धरती पर वो सुनाए थे। तो ये वही धरती है जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, माता सीता का जन्म हुआ था, जहाँ अपनी वाणी से भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता को श्री अर्जुन को सुनाए थे। ये है हमारी धरती, ये है हमारी धरती का गौरव। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दिखाई, जग को दिया दिखाया, सिखाई जग को दिया दिखाया।
ये वो धरती है जहाँ गौतम जैसे जो महान पुरुष हैं वो जन्म लेकर के इस धरती का सुयश बढ़ाए हैं, इसके यश को बढ़ाए हैं। जग को दिया सिखाया, सिखाई जग को दिया दिखाया, जिन्होंने जग को अपने ज्ञान से सिखा दिया और दिखा दिया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यही वो मेरी युद्ध भूमि है। युद्ध भूमि कहने का अर्थ है कि यही वो भूमि है जहाँ हमें संघर्ष करना है। यही वो भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यही हमारी मातृभूमि है, यही हमारी जन्मभूमि है। और यही हमारी कविता थी जिसके शीर्षक का नाम था मातृभूमि। तो आपको ये मातृभूमि शीर्षक समझ में आया? आपको पढ़ने में कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कवि परिचय तो हम आपको पहले ही बताए थे। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा था, जिनके बारे में हम आपको ऊपर ही बताए हैं। इनका जन्म और निधन भी बताए थे। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था, 1906 ईस्वी में। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपने लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना थी, इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं जिनका नाम है बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है आदि। इसके साथ ही इन्हें बहुत ही अच्छे राष्ट्र कवि पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इनकी लेखनी का प्रभाव भारत के लोगों पर, अंग्रेजों पर बहुत ज़्यादा पड़ा था, इसीलिए ये अद्वितीय लेखक हैं। ठीक है, हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया है? चरण, हिमालय, वंशी, सिंधु। बोलिए, हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया है? वंशी शब्द तो श्री कृष्ण वाले पंक्ति में आया था। हिंद महासागर के लिए हिमालय तो नहीं आएगा, सिंधु शब्द आया है। ठीक है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना दी गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इन सारी चीज़ों का इसमें किया गया है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। ठीक है, तो ये आपको चर्चा करना है। ये अर्थ आप समझ गए होंगे, अगर आपको कविता समझ में आ गई होगी तब। देखिए, इसका अर्थ बताना है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। हम ऊपर ही बताए हैं, इसका आपको अर्थ लिखना है, लेकिन अर्थ लिखने का एक तरीका होता है। किसी भी पंक्ति का अर्थ लिखने से पहले हमें उस पंक्ति का परिचय देना होता है। हम उस पंक्ति के बारे में बताएंगे कि ये पंक्ति आखिर है कहाँ से। ठीक है, मान लीजिए कि हम गए किसी को बताना है कि मेरा नाम अन्नी है, तो हम किसी को बताएंगे कि अन्नी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ तो हम बता दिए, लेकिन हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में भी तो बताना होता है। तो हम इस पंक्ति में पहले ये बताएंगे कि ये कविता जो है वो कहाँ से लिया गया है, इसको किसने लिखा है, उसके बाद फिर हम इसका अर्थ बताएंगे। तो हम इसको लिखने का आपको तरीका बताते हैं। ये हमारा पंक्ति है, तो हम लिखेंगे कि नीचे दी गई, या इसके नीचे हम अर्थ लिख रहे हैं तो लिखेंगे ऊपर दी गई पंक्ति मातृभूमि शीर्षक कविता से ली गई है। बता दिए ये कहाँ से है, जिसके लेखक सोहनलाल द्विवेदी हैं। सोहनलाल द्विवेदी इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी भारत की भूमि है, यही हमारी युद्ध भूमि है, यही हमारे भगवान बुद्ध की भूमि है, यानी कि यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यही हमारी मातृभूमि है और यही हमारी जन्मभूमि है, मतलब यहीं पर हमारा जन्म हुआ है, यहीं पर
यही हमारी माँ की भूमि है, मातृभूमि है, भारत माता हमारी माँ है। इस प्रकार हम पंक्ति का अर्थ लिखेंगे। कोयल कहाँ रहती है, तन मन कौन संवारती है, ये सब आपके कविताओं के पंक्ति से हैं जिनको आपको लिखना है। नदियाँ लहर रही है, पग पग छहर रही है, तो लहर का अर्थ पानी का हिलौना, मौज उमंग वेश जोश आपको बताना है, पानी का हिलोरा होगा। छहर का अर्थ छितरना या फैलना या छिटकना, बिखरना, तो यहाँ क्या होगा, छितरना। ठीक है, तो आपको ये सारे प्रश्न उत्तर करने हैं, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो आपको ये कविता आप कैसा लगा, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो हम आपको फिर से बताएंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।